Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज लर्निंग प्रोग्राम। आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस। टॉपिक आज हमारा है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स हमने बात की थी कि दो तरह के हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स की जब हम बात करते हैं तो हमने ओस्मो कन्फॉर्मर्स में देखा था कि ओस्मो कन्फॉर्मर्स आइसोटोनिक होते हैं, कि वो अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते बल्कि वहीं पे रहते हैं स्पेसिफिक प्लेस पे जहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो है रेगुलेशन और वो इन्वायरमेंट सेम हो। ओस्मो रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो रेगुलेटर्स का मीन होता है रेगुलेट करना, बॉडी को और इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना, चेंज करना। उसमें जो वाटर आ जाते हैं, सॉल्ट्स वगैरह, रेगुलेशन करना। आज हमने देखना है कि ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह से होती है। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। हमारे पास एनिमल्स यहाँ पे 3 तरह के हैं। सबसे पहले हैं मरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले, फ्रेश वाटर में एंड टेरेस्ट्रियल। मरीन इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाते हैं सॉल्टेड इन्वायरमेंट जो कि मोर कंसनट्रेटेड है, और फ्रेश वाटर साफ पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले। अब हम डिस्कस करते हैं मरीन इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं। मरीन इन्वायरमेंट में हमारे पास सॉल्टेड हैं, ज़्यादा नमक वाले पानी को हम कहते हैं, ये मोर कंसनट्रेटेड है। अब एनिमल्स 3 तरह के जो 3 इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, पानी वाले जो एनिमल्स वो 2 तरह के हैं, एक मरीन और एक फ्रेश, मोर कंसनट्रेटेड और लेस कंसनट्रेटेड। हम मरीन इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं तो एनिमल्स को क्या है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अभी हमने देखा कि एनिमल्स के ओस्मो रेगुलेशन की बात की जाए तो उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास आता है ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स में हम देखते हैं कि ये एनिमल्स ओस्मो कन्फॉर्मर्स है लेकिन मरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। उसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स ओस्मो कन्फॉर्मर्स। अब इनवर्टिब्रेट्स ओस्मो कन्फॉर्मर्स का मीन क्या है कि ये आइसोटोनिक है, इनकी ओस्मोटिक कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट की एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों की सेम है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ओस्मो कन्फॉर्मर्स में हैग फिश। ठीक है, हैग फिश आ जाती हैं, ये भी आइसोटोनिक हैं, इनकी भी कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप हमारे पास है ओस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेट का मीन है अपने आप को चेंज करना, रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। अब इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप वो है ओस्मो रेगुलेटर्स में कार्टिलेजिनियस फिश। ये क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश की, जब कार्टिलेजिनियस हमारे पास क्या है, ऐसे फिश उनमें क्या है, इनका स्केलेटन सॉफ्ट बोन का बना हुआ हो, सॉफ्ट बोन का बना हुआ हो। इसमें आ जाती है हमारे पास, एग्जाम्पल की बात करें तो शार्क फिश, जिनका स्केलेटन सॉफ्ट बोन से है। अब इसमें हमने देखना है कि किस तरह से ये ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, बॉडी को रेगुलेट कर रही हैं। ये रह तो मरीन इन्वायरमेंट में रही हैं, ओस्मो रेगुलेटर है, इन्होंने रेगुलेट करना है। शार्क फिश क्या करती हैं कि अगर हम फिश की बात करें तो ये एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट्स थ्रू गिल्स, कि इन्होंने अपने मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फ़िश को इतने सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, उनकी बॉडी को इतनी सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करती हैं, सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं, बाहर निकालती हैं। लेकिन किसके ज़रिए निकालती हैं, थ्रू गिल्स। इनके पास क्या है, फ़िश के पास आपको पता है लंग्स नहीं होते, गिल्स के ज़रिए ही सांस लेती हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो वाटर क्या है, माउथ के ज़रिए एंटर हो रहा है, गिल्स के ज़रिए। गिल्स ऑपर्कुलम पार्ट के ऊपर कभी स्लिट्स फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इससे क्या है, गिल्स के ज़रिए वाटर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसी तरह से सॉल्ट्स भी माउथ के ज़रिए एंटर होके गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।
अब ये तो इन्होंने एक्सक्रीट कर दिए सॉल्ट्स थ्रू गिल्स कार्टिलेजिनियस फिशेस ने, लेकिन इनके पास फिर भी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक्सक्रीट करने के बावजूद इनके पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने इनके पास रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने इनको दी हैं। तो ये इसके क्या करते हैं, रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए भी सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो इनमें क्या है, ओस्मोरेगुलेटर्स कार्टिलेजिनियस फिशेस किस तरह से दो अडेप्टेशंस आ गई, तो उसके ज़रिए से अपने आप को रेगुलेट कर रही हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रही हैं। ओस्मोरेगुलेटर्स में हमने बात की थी कि सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं, लेकिन वाटर को रिटेन करके रखती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं। नेक्स्ट हम इसके ग्रुप की बात करते हैं, सम फिश, कुछ और मछलियाँ हैं जो कि क्या करती हैं, अपनी बॉडी के वो भी रेगुलेशन कर सकती हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकती हैं। किस तरह से कर सकती हैं कि वो बार बार वाटर सॉल्ट्स बाहर जाते हैं, बार बार अंदर आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उनको एनर्जी वेस्ट होती है उनकी। इसके लिए उन्होंने एक अपने अंदर परमानेंट सोल्यूशन रखा है कि जिससे बार बार उनको सॉल्ट्स एक्सक्रीट आउट ना करने पड़े, ना बार बार अंदर आएँ। तो उन्होंने क्या किया, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर रिटेन किया हुआ है कि यूरिया से उनका क्या है, इन्वायरमेंट उनके अंदर सॉल्ट्स हाइपरटोनिक हो जाए एज़ कम्पेयर टू ऑस्मोटिक बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो यूरिया रिटेन किया है, लेकिन यूरिया समटाइम्स डैमेजिंग भी हो सकता है कि उसके होने वाले नुकसान से बचने के लिए उन्होंने एक केमिकल अपने अंदर प्रोड्यूस किया है। उस केमिकल का नेम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल बेसिकली अगर हम बात की जाए तो ये नॉर्मली बॉडी में क्या है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं और बाद में इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। बॉडी में प्रोडक्ट बनती है ये, लेकिन इसको निकाल दिया जाता है ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली इसको करते हैं। लेकिन इन फिशेस ने क्या किया है, इसको अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन किया हुआ है यूरिया से बचने के लिए। केमिकल्स को क्या है, यूरिया से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड रखा है। थर्ड अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास आते हैं बोनी फिश। बोनी फिश ऐसे हैं जिनका स्केलेटन बोन से बना हो, इसमें आ जाते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, इनके एंसेस्टर क्या थे, वो फ्रेश वाटर थे। वो क्या थे, एंसेस्टर फ्रेश वाटर थे। वो क्या करते थे, वहाँ पे फ्रेश वाटर में रहते थे तो वहाँ पे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते थे, वाटर ज़्यादा था उनके यूरिन में। लेकिन जब ये फ्रेश वाटर से मूव किए मरीन इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया। डिसेंडर उनके क्या थे, आगे से उनकी जनरेशन यूरिन उन्होंने कौन सा प्रोड्यूस किया, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया। कि यहाँ पे क्या मछलियों की मूवमेंट हुई है कि वहाँ फ्रेश वाटर से वो मरीन इन्वायरमेंट में माइग्रेट हुए हैं, तो इन्होंने यूरिन प्रोड्यूस किया, ये इनके अडेप्टेशंस आई। लेकिन जो इन्होंने वाटर अपने अंदर स्टोर किया हुआ था, रिटेन करके रखा था कि इनको ज़रूरत पड़ने पर अपनी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये हमारे पास थे ओस्मोरेगुलेटर्स, किसमें, मरीन इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की कि फ्रेश वाटर में किस तरह से ओस्मो रेगुलेट करते हैं या ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। बात करते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर में हम बात करते हैं मिनरल्स और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है, लो सॉल्ट्स कंसंट्रेशन है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हम इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब इसमें हम देखते हैं, आपने पहले भी चैप्टर 14 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को इनटेक करते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो इसमें क्या किया इन्होंने, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, फूड और वाटर को अपने अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फूड को अंदर लेकर गए, उसके बाद फूड बॉडी में जाकर डाइजेस्ट की, फूड डाइजेस्ट हुई, उसके बाद कैनाल्स, फूड कैनाल्स बनाकर बाद में वेस्ट कर दी, एक्सक्रीट आउट कर दी।
फूड को कैनाल्स बनाकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर दिया थ्रू द वेस्ट मटेरियल और वाटर को। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन के ज़रिए फूड अंदर गई है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीट आउट की है तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। बाहर गई है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, अंदर गई है तो एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू फूड और वाटर को अंदर लेकर जाते हैं, फूड अंदर चली जाती है तो पानी भी साथ में अंदर चले जाता है। लेकिन फूड की उसको ज़रूरत है लेकिन वाटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वाटर बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्या है, पानी ज़्यादा है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। उसमें क्या किया उन्होंने, फूड को मेम्ब्रेन के थ्रू लेके गए और उसके एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब ये जिस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर लेके जाते हैं उसको हम वाटर उसकी बॉडी के अंदर है तो उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात इसी में करते हैं कि फ़िश की बात करते हैं। ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और अपनी अडॉप्टेशन रेगुलेशन किस तरह से पूरी कर रही हैं। एक तो नमक इनके पास सॉल्ट कम है तो ये अपनी ईट करेंगी सॉल्ट फूड, सॉल्टेड फूड लेंगी, उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगी। नेक्स्ट ये क्या करेंगी, ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं कि उनमें वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट्स कम है। और इनकी सेकंड अडॉप्टेशन क्या है कि बॉडी स्किन मतलब थ्रू गिल्स के ज़रिए बॉडी के अंदर जो भी सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को पूरा कर रही हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो मरीन और फ्रेश वाटर में जो फिश वगैरह ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो इस तरह से अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। थर्डली हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल कि जो खुश्की पर रहते हैं वो किस तरह से अपने बॉडी की रेगुलेशन करते हैं, वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की, खुश्की पर रहने वाले। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी, सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी वेपोरेशन करके कूलिंग इफ़ेक्ट लेती है, लेकिन कूलिंग इफ़ेक्ट से जो लॉस ऑफ वाटर है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके लिए हम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। वेपोरेशन हुई फॉर द सेक ऑफ कूलिंग इफ़ेक्ट, उससे जो लॉस ऑफ वाटर है उसके लिए हमने ऑस्मो रेगुलेशन की। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स क्या है, आर्थ्रोपोडा का फाइलम है। तो इसमें आपने इंसेक्ट्स में बात की तो इसमें आपने कॉकरोच देखे होंगे, उसके ऊपर क्या है, शाइनी लेयर होती है। उनकी बॉडी के ऊपर क्या है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, शाइनी सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर वेपोरेट को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड ग्रुप तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स उसमें आते हैं। एम्फीबियंस की बात की जाए तो एम्फीबियंस में फ्रॉग, टॉड्स वगैरह आ जाते हैं। रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इसमें लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह आते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इनके ऊपर इनकी बॉडी पे क्या है, केराटिनाइज स्किन होती है। इनकी बॉडी पे केराटिनाइज स्किन प्रोटीन है जो कि हार्ड है, वाटर लॉस से जो बचाती है। नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट्स एनिमल्स, उसमें आ जाते हैं कैंगरू रैट वगैरह। ये क्या करते हैं, कैंगरू रैट वगैरह पानी की डेफिशिएंसी को किस तरह से पूरा करते हैं, मॉइस्ट या कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा हो उस फूड को लेते हैं। उसमें क्या है, कैंगरू रैट्स की अगर बात की जाए तो डेट्स वगैरह जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको यूज़ करते हैं पानी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब ये सारा हमने प्रोसेस पढ़ लिया। अब इसमें हमने देखा कि क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक फिनोमिना है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स को डिहाइड्रेशन टॉलरेट कर सके। उनमें एबिलिटी है कि वो जो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सके। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस का वो एबिलिटी है जो डिहाइड्रेशन से बचाती है, एनहाइड्रोबायोसिस। एक फिनोमिना है जिसके
जरिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले सारे जानवर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनको पानी की डेफिशिएंसी से बचाती है, डिहाइड्रेशन से। मेरा टॉपिक है एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हमने बात की थी, जब स्टार्ट किया था इसके 3 सेगमेंट्स हमने डिस्कस करने हैं। पहला था ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड था एक्सक्रीशन, थर्ड था थर्मो रेगुलेशन। फर्स्ट सेगमेंट पूरा हुआ ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये सेकेंड सेगमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड है वो है थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन आपके पास बेसिकली क्या है, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल करना, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, पार्टिकुलरली नाइट्रोजनियस वेस्ट। नाइट्रोजनियस वेस्ट को स्पेशली वेस्ट आउट करना, रिमूवल करना। नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स क्या है, मेटाबोलाइज होने के बाद, टूटने के बाद ये क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये मेटाबोलाइज होने के बाद नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, उसमें यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड और अमोनिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो कि हमने डिटेल में पढ़ना है वो हमारा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने देखना है कि प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट मटेरियल किस तरह से प्लांट रिमूव करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखना है कि प्लांट्स किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अब इसमें प्लांट्स में आपको पता है 2 मेन प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, सेकंड है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बनाते हैं। उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, मतलब कि दोनों में वाटर एज अ वेस्ट मटेरियल बन रहा है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि गैसेस एंड वाटर लॉस, किस तरह से ये वाटर लॉस को और गैसेस को रिमूव करती हैं। स्टोमेटा आपको पता है कि क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। पौधों के अंदर क्या है, स्टोमेटा मौजूद हैं, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी कि पौधों के अंदर स्टोमेटा और लेंटिसेल्स हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं। स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन का काम कर रहे हैं। और सेकंड उसका क्या काम है, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, रेगुलेट करते हैं बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट बॉडी के। सेकंड हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। आपने प्लांट सेल देखी होंगी, बात की होगी, प्लांट सेल में क्या है, एक लार्ज वैक्यूल है। एनिमल सेल में क्या है, स्मॉल वैक्यूल, बहुत सारी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होती हैं। ये वैक्यूल क्या करती हैं, यूज़फुल है फॉर स्टोर कर लेती सब्सटेंसेस को, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है, स्टोर करती हैं इन सब्सटेंसेस को, फिर इस हद तक इसको स्टोर कर लेती हैं कि उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। किन सब्सटेंसेस, उन्हीं मटेरियल की वजह से जो उसके अंदर डेपोजिट हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, लार्ज वैक्यूल ने अपने अंदर यूज़फुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट कर लिए, इस हद तक एक्यूमुलेट किए, स्टोर किए कि उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, जो मटेरियल उसके अंदर डेपोजिट हुआ है उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें पता है वो ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में यूज़ हो रहे हैं। तो वो हमारे पास, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, कि इनके थ्रू किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। हमने बात की एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास क्या है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, लीव, स्टेम, रूट। सबसे पहले हम बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स में क्या है, पौधों के अंदर अगर बात की जाए, पौधों के लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है।
फोर्स का मीन यहाँ पे लीव्स है। ऑटम सीजन में हम बात करते हैं, ऑटम सीजन मौसम ख़ज़ां में प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स देयर शेड इन ऑटम सीजन टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। ऑटम सीजन में पत्ते झड़ते हैं, क्यों झड़ते हैं कि वहाँ पे क्या है, उनके अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है, डिपॉजिट हुआ है तो उसमें फ़ायदा क्या है कि जब पत्ते गिरते हैं तो साथ में उनके वेस्ट मटेरियल भी गिर जाते हैं, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटम सीजन में पत्तों का रंग येलो क्यों होता है, पीले क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर है, इसकी वजह से उनका रंग पीला होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हम इसकी स्टेम की, तो स्टेम हमारे पास क्या है, स्टेम की अगर डायग्राम देखी जाए तो बाहर क्या है, स्टेम के बार्क होती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लोएम, बार्क फ्लोएम। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑफ फूड की। फ्लोएम आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं। अंदर जो वुड है वो जाइलम है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अगर हम बात करते हैं कि इसमें दरमियान में से लकड़ी वुड क्या है, दरमियान में से गहरी डीप है और साइड से हल्की है, इसकी वजह क्या है, इसके अंदर क्या है, जाइलम टिश्यू दरमियान में नॉन फंक्शन होते हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल है। तो क्या होता है कि पौधों के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर था तो उसकी वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है, वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, वेस्ट मटेरियल उनके अंदर ऑलरेडी स्टोर है तो उनका कलर क्या है, ब्लैक हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ब्लू बल्ब्स क्या हैं, वो अंडरग्राउंड स्टैम्प हैं। पौधे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ही वेस्ट मटेरियल को छोड़ देते हैं ताकि उनको बाहर एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े। ये तो इन्होंने स्टैम्प और लीव्स ने कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स के ज़रिए किस तरह से इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो रूट्स में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कॉनिफर्स की। तो कॉनिफर्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने शेड ऑफ कर लेते हैं और उसके ज़रिए एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब ये हमने सारी बात कर ली, लेकिन हम देखते हैं कि वेस्ट मटेरियल है उसके यूजेस क्या हैं, वो किस तरह से हमारे इस्तेमाल में आते हैं। एक तो अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस में एक क्या करते हैं, वाटर टारगेट मेंटेन करते हैं कि वाटर टारगेट क्या है, मेंटेन। जैसे ही टारगेट मेंटेन होगा तो उसमें क्या है कि वहाँ पे विल्ट नहीं होगे, पत्ते पौधे मुरझाते नहीं हैं बल्कि सीधा मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके यूजेस क्या हैं, केमिकल वेपन से, अटैक से, मतलब फंगल अटैक अगर होता है पौधों पे या इंसेक्ट्स अटैक है, कोई भी अटैक है, उससे बचाते हैं, केमिकल वेपन्स के तौर पर काम करते हैं। थर्डली क्या है, उसमें लीव्स को हम बात करते हैं, जब उनके पत्ते गिरते हैं ज़मीन पर तो फर्टिलिटी सॉइल की को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनमें मिनरल्स वगैरह हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, एक्सट्रैक्शन प्लांट्स में है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।